राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हुए बजट सत्र का आरंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होता है। और उससे पहले ये दृश्य राष्ट्रपति भवन से आपको हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त जब अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का, उसमें सरकार के कार्यशैली, सरकार की योजनाओं, सरकार ने जो कुछ हासिल किया है, उस सबकी एक तस्वीर सामने आएगी। और राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो राष्ट्रपति का ये अभिभाषण, जो संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी, बेहद महत्वपूर्ण होता है। पूरे एक सेरेमोनियल प्रोसेस के तहत राष्ट्रपति का ये प्रस्थान होने जा रहा है राष्ट्रपति भवन से। आधिकारिक समारोहिक कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हुए बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन तक पहुंचेंगे। और संसद भवन में 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रस्थान हो रहा है। संसद का बजट सत्र, जिसको लेकर पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि इस बार बजट में क्या मिलेगा। बजट सत्र विशेष रूप से विधायी कार्य इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, चूंकि वे भी सरकार की योजनाओं की एक तस्वीर, सरकार किस तरीके से लक्ष्यों को हासिल कर रही है, देश के विकास को आगे बढ़ा रही है, उसकी तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसीलिए राष्ट्रपति का ये अभिभाषण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो इस वक्त संसद भवन के लिए प्रस्थान कर रही हैं, बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन की ओर जाते हुए और एक पूरी सेरेमोनियल प्रोसेस के बाद राष्ट्रपति का ये प्रस्थान, जिसमें आप देख सकते हैं 6 घोड़े बग्गी के साथ जो राष्ट्रपति को संसद भवन की ओर ले जा रहे हैं।
आपको बता दें कि मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बग्घी में बैठकर उनके साथ जाते हुए कुछ ही पलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचेंगी। और इस वक्त सबको इंतजार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी जो जगह पाएंगी, क्योंकि अभिभाषण के आधार पर ही विपक्ष के पास एक अवसर होगा कि वे जब इस पर चर्चा हो तो अपने विचार सामने रखें। राष्ट्रपति भवन से निकलकर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर राष्ट्रपति का काफिला जो यहाँ से सीधे संसद भवन जाएंगे। और संसद भवन में 11 बजे का वक्त निर्धारित है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। खूबसूरत दृश्य, हालांकि धुंध में लिपटी है इस वक्त दिल्ली की सुबह। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का प्रस्थान हो रहा है। ये सभी सेरेमोनियल प्रोसेसेस, ये सभी समारोहिक बिंदु जो हमारे देश की गौरवमयी छवि भी प्रस्तुत करते हैं। घोड़ों के साथ बग्घी में जाती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके साथ इस बग्घी में आप देख सकते हैं मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा उनके साथ बैठे हैं। और घोड़ों की टापों के बीच एक खूबसूरत छवि प्रस्तुत कर रही है ये दृश्य। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के आगे से गुजरता हुआ राष्ट्रपति का काफिला। घोड़ों पर बैठे हुए राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी और यहां से सीधे संसद भवन का रुख कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत जब 75 वर्ष अपने गणतंत्र के मना रहा है, तब ये सभी समारोह और समारोहिक दृश्य हम सब में गर्व की अनुभूति पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर पहले जो संबोधन हुआ वो भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है आज देश मिशन मोड में काम करते हुए। और उससे पहले बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला जो संसद भवन की ओर प्रस्थान कर चुका है, कुछ ही पलों में राष्ट्रपति का आगमन होगा संसद भवन में। सबको बेसब्री से इंतजार जब राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों को के सामने राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगी। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच आप देख सकते हैं ये खूबसूरत दृश्य, किस तरीके से घोड़ों पर बैठे राष्ट्रपति भवन के ये कर्मी जो राष्ट्रपति के काफिले को आगे बढ़ाते हुए और राष्ट्रपति बग्घी में बैठकर संसद भवन की ओर आते हुए। ये जितने भी सेरेमोनियल प्रोसेसेस होती हैं, जितनी भी ये समारोहिक प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब का अपना महत्व होता है, क्योंकि ये रेखांकित करती हैं इस प्रक्रिया के महत्व को भी कि किस तरीके से भारत एक गणतंत्र के तौर पर आज अपने इतिहास पर गर्व कर सकता है, अपने वर्तमान के संकल्प के साथ भविष्य की ओर सिद्धि के लिए अग्रसर है आज का भारत।
ये दृश्य जो हमें हमारे इतिहास का गौरव पर भी गर्व करने का एक मौका देते हैं, लेकिन साथ ही हमारे आज के वर्तमान के भी खूबसूरत दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बग्गी में संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। राष्ट्रपति भवन के सेरेमोनियल गार्ड्स जो इस काफिले को लीड कर रहे हैं, और ये घोड़ों की पच्चाप, घोड़ों की टापों की आवाज जो अलग ही अनुभूति दे रही है इस वक्त इस दृश्य में। छब्बीस जनवरी को जब हमने अपने गणतंत्र पर गर्व की अनुभूति की, 26 जनवरी जब हमने देखा किस तरीके से हमारे गणतंत्र ने 75 वर्षों का सफर पूरा किया, और उसके बाद आज जब बजट सत्र का आरंभ होने जा रहा है, तब ये दृश्य हमें हमारे देश के गौरव को दोबारा अपने मन में एहसास पैदा कर रहे हैं। हमारे देश का गौरव जिस पर आज सभी भारतीय गर्व कर रहे हैं, हमारे देश का इतिहास, वर्तमान और उसके बाद भविष्य के लिए जिसको तैयार करना आज हमारे हाथ में है। प्रधानमंत्री ने भी इसी तथ्य को रेखांकित किया कि आज की युवा शक्ति हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान दे सकती है। और आज जब राष्ट्रपति संसद भवन की ओर बजट सत्र से पहले प्रस्थान कर रही हैं, तो कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें वो सभी बिंदु स्थान पाएंगे, हमें सुनने को मिलेंगे, वो तमाम बिंदु जिनमें भारत के ही उपलब्धियों को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से भारत अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है, किस तरीके से भारत अपने नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आज तक सरकार ने जो कुछ कहा वो हासिल किया और कैसे नए लक्ष्यों की ओर हम प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी तस्वीर होगी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामने रखी जाएगी। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये, जब राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचते हैं और संसद को संबोधित करते हैं। धुंध में लिपटी दिल्ली की सुबह, जिसमें राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन की ओर अग्रसर। इस बात का भी प्रतीक है कि कार्यपालिका और विधायिका एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ देश की सेवा में कार्यरत हैं। भारतीय संस्कृति में जहां अतिथि को देवता माना गया है, वहां राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश लोकतंत्र के सम्मान और उसकी शक्ति का परिचायक भी है। संसद भवन परिसर का ये दृश्य, जहां बस कुछ ही पलों में उनका कारवां पहुंचने वाला है। बग्घी पर सवार होकर इस देश की मुखिया पहुंच चुकी हैं। और इसी के साथ संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति का कारवां पहुंच चुका है। कुछ ही पलों में उनका स्वागत और 11 बजे का जो वक्त निर्धारित किया गया है, दोनों सदनों में उनका संयुक्त संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये संबोधन क्योंकि अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति हर साल बजट सत्र के पहले भी और किसी भी नए सत्र के पहले उनका यह अभिभाषण महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और उस पर ये जो संबोधन है आधार का काम करता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, संसद भवन परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का ये पूरा कारवां संसद भवन
परिसर में पहुंच चुका है। और आप ये देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मान पूर्ण भाव विभोर होके देश के मुखिया, भारतीय गणराज्य की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कुछ ही पलों में जब उनका अभिभाषण होगा संयुक्त अधिवेशन में, तो देश की आशा, विश्वास और नीतियों का जो पूरा खाका है, इसका पूरा दर्पण जनता देख सकेगी। घोड़ों की सुंदर लयबद्ध तरीके से उनको लाते हुए और बग्घी में सवार माननीय राष्ट्रपति महोदया पहुंच चुकी है संसद भवन परिसर और उनका सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से दिया जा रहा है। संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर एक गौरवपूर्ण दृश्य है जो न केवल सांसदों बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए गर्व का क्षण है। ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था, और ये देखिए राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कागजों पर नहीं बल्कि जीवंत और गतिशील है। जब संसद में राष्ट्रपति का स्वागत किया जाता है तब वो क्षण देश के गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों को सलाम करता है। राष्ट्रपति का ये आगमन सत्ता के प्रतीक सेंगोल के साथ उनका स्वागत और उनको लेकर जाते हुए संसद संयुक्त अधिवेशन के लिए, जहां पर वो संबोधित करेंगी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ, बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण। राष्ट्रपति का आगमन इस देश को ये याद दिलाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो केवल संवैधानिक कागजों पर नहीं बल्कि जीवंत और गतिशील है। जब संसद में राष्ट्रपति का स्वागत होता है तो वो क्षण देश के गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों को सलाम करने जैसा होता है। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश अतिथि सत्कार की भावना से भी जुड़ा है। गार्ड ऑफ ऑनर और सम्मान समारोह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने संवैधानिक प्रमुख का सम्मान किस गहराई और किस आत्मसम्मान के साथ करते हैं। ये पारंपरिक सम्मान केवल राष्ट्रपति के लिए
माननीय सदस्य, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और कुछ दिन पहले भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मनोमावास्या के दी हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोया है। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। पिछले कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नई अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई। 1 करोड़ युवाओं को सिर्फ 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सरकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। आज
जो हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। माननीय सदस्यों, मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। सरकारी फर्म, परफर्म और ट्रांसफर के अपने संकल्पों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। मेरी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस मंत्र का एक लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। माननीय सदस्यों, जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है, तभी विकास सार्थक होता है। मेरी अंत्योदय की वह भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है और गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों का राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसे अनेक योजनाओं में गरीब को ये भरोसा दिया गया है कि वे सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसी प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबों को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने न्यू मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है। माननीय सदस्यों, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त सोच से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसे कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। उड़ान योजना में लगभग 1.5 करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया गया है। जो औषधि केंद्रों में 80% रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से
देशवासियों के 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को मेरी सरकार ने सम्मान देते हुए टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। आप देश में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 2 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की जाती है। मेरी सरकार का लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज 1 करोड़ 15 लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामयी जीवन जी रहे हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी बीते 6 महीने में बनी है। ये महिलाएं एक उद्यमी एक के रूप में अपने परिवार के आय में योगदान दे रहे हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑल की भावना के साथ कुछ महीने पूर्व ही बीमा सभी अभियान भी शुरू किया गया है। हमारे बैंकिंग और डिजी पेमेंट्स सखियां दूर दराज के इलाकों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषि सखियां नेचुरल फार्मिंग के बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियां के माध्यम से हमारा पशुधन मजबूत कर रही हैं। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। ये एक संसद के लिए गौरव का विषय है कि बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉर्पोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। मेरी सरकार के निर्णय के बाद बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रारंभ हो गई। नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी महिला कैडेट्स को भर्ती शुरू की गई। हमारी बेटियां आज ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी गौरवान्वित कर रही हैं। भारत की संसद के माध्यम से देश की नारी शक्ति को विशेष बधाई देती हूं। माननीय सदस्यों, पिछले 1 दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत की युवाओं को उठाना पड़ा है। आज हमारा युवा स्टार्टअप स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तो हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं भारत पोर्टल के जरिए लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़ रहे हैं। पिछले 1 दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में 2,27,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। मेरी सरकार ने युवाओं के बेहतर कौशल और नई अवसरों के सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपया का पैकेज स्वीकृत किया है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था से युवाओं को ग्राउंड पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्टॉर्म के रूप में उभर रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है।
श्रेणी में AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग 76 से सुधरकर 39 हो गई है। माननीय सदस्यों, मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित कर भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है। बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई। ये जो डूइंग रिसर्च के लिए हाल ही में 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन लागू कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शोध की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। पिछले 1 दशक में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है। इनकी गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार हुआ है। यूएस विश्व यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में हमारे 163 विश्वविद्यालय शामिल हुए। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शुभारंभ कर शिक्षा में भारत का पुराना गौरव वापस लाया गया। वो दिन भी दूर नहीं जो भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाएगा। कुछ दिन पहले स्पेस डॉकिंग में सफलता ने भारत के अपने स्पेस स्टेशन का मार्ग और आसान कर दिया गया। कुछ दिन पहले इसरो ने अपना 100वां लॉन्च करते हुए सैटेलाइट के सफलतापूर्वक स्थापित किए। मैं इस उपलब्धि के लिए भी इसरो को और सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। माननीय सदस्यों, मेरी सरकार ने देश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स वातावरण बनाने की दिशा में खुले खेलो इंडिया स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी स्टॉप्स राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करके देश को आगे कदम बढ़ाए। दिव्यांग के लिए ग्वालियर में विशेष खेल केंद्र खोला गया है। भारत की टीमों में चाहे ओलंपिक हो या फिर पैरालंपिक, हर जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। चलाकर हम सशक्त युवा शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान और विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा लक्ष्य भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बनाना है। देश के शिक्षण संस्थानों ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपया की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया की लागत से विज्ञान कार्य योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया AI मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। मेरी सरकार देश में बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बायो E3 पॉलिसी लाई है। ये पॉलिसी भविष्य की औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार होगा। बायो इकोनॉमी का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करना है, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए रोजगार के नए अवसर पैदा होगा। माननीय सदस्यों, मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था को
पॉलिसी पैरालिसिस जैसे परिस्थितियों से उबरने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम किया है। कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं रेजिलियंस दिखाया है वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। मेरी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वन नेशन वन टैक्स की भावना के तहत जीएसटी को व्यवस्था लागू की गई, जिसका फायदा सभी राज्यों को मिल रहा है। मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के कारण आप बड़े ग्लोबल ब्रांड को प्रोडक्ट पर भी मेड इन इंडिया के लेवल्स देखने लगे हैं। माननीय सदस्यों, भारत के छोटे व्यापारी गांव से लेकर शहर तक हर जगह आर्थिक प्रगति को गति देते हैं। मेरी सरकार छोटे उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर दे रही है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। तीसरी कार्यकाल में मेरी सरकार द्वारा मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपया करने का लाभ करोड़ों छोटे उद्यमियों को हुआ। मेरी सरकार ने क्रेडिट एक्सेस को आसान बनाया है। इससे वित्तीय सेवाओं की लोकतांत्रिक बनाया जा सका है। आज लोन, क्रेडिट कार्ड, बीमा जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रही है। दोस्तों, तो हमारे देश के रेडी फैक्ट्री पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर हैं। आज उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता है। ओएनडीसी की व्यवस्था ने डिजिटल कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था को समावेशी बनाया है। आज देश में छोटे बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का समान अवसर मिल रहा है। माननीय सदस्यों, मेरी सरकार ने 10 वर्षों में प्रगति के जो नए अध्याय लिखे हैं, उनमें से एक स्वर्णिम सोपान भारत को डिजिटल क्रांति का भी है। आज भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ ही भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी की सफलता से दुनिया के कई विकसित देश भी प्रभावित थे। आज 50% से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। मेरी सरकार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। डिजिटल पेमेंट कुछ लोगों या कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है। भारत में छोटे से छोटा दुकानदार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। गांव में भी बैंकिंग सेवाएं और यूपीआई जैसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। भारत में पिछले 10 साल में बने 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की दर्जनों सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। मेरी सरकार ने लोगों के जीवन पर सरकार का प्रभाव कम करने के लिए ई गवर्नेंस को महत्व दिया है। डिजी लॉकर्स की व्यवस्था ने लोगों को कभी भी कहीं भी अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पाने और दिखाने की सुविधा दी है। तेजी से डिजिटाइज होते हमारे समाज में आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय साइबर सिक्योरिटी है। डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और डीप फेक जैसे टेक्नोलॉजी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती भी बनी है। इन साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए रोजगार की संभावना है।
मेरी सरकार साइबर सिक्योरिटी में दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। इसके फलस्वरूप भारत ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टियर 1 स्टेटस प्राप्त कर लिया है। माननीय सदस्यगण, किसी भी देश का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने केवल उसके नागरिकों को एक बेहतर जीवन एवं देश को नई पहचान देता है, बल्कि देश को एक नया आत्मविश्वास भी देता है। बीते दशक में भारत ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कई माइलस्टोन तय किए। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई। इन्वेस्टर्स का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है, उद्योग को बल मिला है और नए रोजगार का निर्माण हो रहा है। मेरी सरकार देश के हर हिस्से को हाईवे, एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा परियोजना को पूरा करने की गति तेज हुई। 2 साल पहले बुनियादी ढांचे का बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपया था, जो पिछले बजट में बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक हो गया। पिछले 1 दशक के काम को आगे ले जाते हुए पिछले 6 महीने में मेरी सरकार ने भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश किया है। वारगोड में भारत के पहले डीप वाटर मेगा पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। 76,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पोर्ट विश्व के शीर्ष 10 पोर्ट में से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। साथ ही आंजी ब्रिज देश का पहला रेल केबल ब्रिज बना है। सिंकुन ला सुरंग पर काम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में पूरी होने पर ये विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग। इससे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच 12मासी संपर्क बनाया रहेगा। भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है। देश की एयरलाइन कंपनियों ने 1700 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले विमानों के परिचालन के लिए हम एयरपोर्ट्स का विस्तार कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में देश के एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई। माननीय सदस्यों, विकसित भारत को गति देने के लिए हमारे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना आवश्यक है। इस दिशा में मेरी सरकार ने शहरी सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर उन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनाने पर जोर दिया है। साथ ही नए शहर के विकास के भी नींव रखी जा रही है। मेरी सरकार ने लगभग 28,000 करोड़ रुपया के निवेश से देश भर में 12 इंडस्ट्रियल नोड और शहरों के पास 100 औद्योगिक पार्क बनाने का भी निर्णय लिया है। शहरी यातायात को सुगम बनाने के कार्य लगातार जारी है। दिल्ली, पुणे, ठाणे और बेंगलुरु में मेट्रो प्रोजेक्ट्स और अहमदाबाद भुज रूट पर शुरू हुई नमो भारत रैपिड रेल सर्विसेज विकसित भारत के शहरों का स्वरूप। कुछ सप्ताह पूर्व ही दिल्ली में रिठारा नरेला कुंडली कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के बड़े सेक्शन में से एक होगा। मेरी सरकार के निरंतर प्रयास से दिल्ली में मेट्रो लगातार बढ़ रहा है। 2014 में
दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का कुल नेटवर्क 200 किलोमीटर से भी कम था। अब ये बढ़कर दुगुना से भी ज्यादा हो गया। आज मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क अब 1000 किलोमीटर के माइलस्टोन को पार कर चुका है। भारत मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। लगभग 8000 करोड़ रुपया के खर्च से देश में 52,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने का भी निर्णय हुआ है। इससे शहरी इलाका में सुगम और स्वच्छ यातायात की सुविधा मिलेगी और अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आसान कनेक्टिविटी और अर्बन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 15 रोपवे प्रोजेक्ट्स की योजना पर भी काम हो रहा है। माननीय सदस्यों, मेरी सरकार बहुआयामी एवं समरस सर्वस्पर्शी विकास की नीतियों पर काम करती आई है। इसलिए मेरी सरकार ने जितना बल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है, उतने ही सौगन प्रयास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के लिए भी किए हैं। समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। अस्पताल, इलाज और सेवा की व्यवस्था के कारण एक सामान्य परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च निरंतर कम हो रहा है। देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। देश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या और इलाज में होने वाले खर्च को देखते हुए उन्हें कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी में से मुक्त कर दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक लगभग 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मेरी सरकार के प्रयास से दिमागी बुखार से लड़ने में देश को काफी सफलता मिली है। इससे होने वाले मृत्यु दर अब घटकर 6% रह गई। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी के मरीजों की संख्या भी घटी है। मेरी सभी देशवासियों और माननीय सांसदों से आग्रह है कि हम सब मिलकर टीबी मुक्त भारत के अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी व्यापक सुधार हुआ है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रैकिंग रखने के लिए यूइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक लगभग 30 करोड़ वैक्सीन खुराक डोज हो चुका है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। सरकार अगले 5 सालों में देश के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटों के सृजन के लिए भी काम कर रही है। सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। देश में नई बल्क, ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस के पार्क भी बनाया जा रहा है। हमें रोजगार के अनेक नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 332 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ है और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादक है। सरकार ने खरीफ और
रबी फसलों के एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी की। पिछले 10 दशकों में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद पर 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की गई। पिछले 6 महीने में फसलों की जलवायु अनुकूल, बायो फोर्टिफाइड और अच्छी उपज देने वाले 109 उन्नत प्रजातियां किसानों को सौंपी गई। देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के दायरे का विस्तार किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स को स्वीकृति दी गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में ही किसानों को सस्ती दरों में डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैकेज की अवधि के बढ़ाया गया। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 11 एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की गई। माननीय सदस्यों, कुछ सप्ताह पूर्व ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरी हुई है। वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत के लिए मेरी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन मौसम प्रारंभ किया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के विजन पर चलते हुए देश के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने 2 ऐतिहासिक रिवर इंटरलिंकिंग परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की तीन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण भाई बहनों का लाभ मिलेगा। संशोधित पार्वती, कालीमेघी, चंबल लिंक परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकता की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई। माननीय सदस्यों, हमारे 8 लाख सहकारी संस्थाएं एवं उनके 19 करोड़ हितधारक सदस्य ग्रामीण भारत के करीब 90% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते वर्षों में शहरी क्षेत्रों में भी सहकारी संस्थाओं का विस्तार हुआ है। सहकारी सेक्टर के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो गए हैं। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। माननीय सदस्यों, हम जो राष्ट्र के विकास और उपलब्धियों की चर्चा करते हैं तो वास्तव में हम राष्ट्र के नागरिकों की क्षमता एवं उपलब्धियों का ही उल्लेख कर रहे होते हैं। आज देश के विकास में सबका साथ है, इसलिए हम देश के सही सामर्थ्यों का अनुभव कर पा रहे हैं। मेरी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, वंचित और आदिवासी समाज को मिल रहा है। आजादी के दशकों बाद भी हमारे जिस जनजाति एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही, मेरी सरकार ने उसके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी है। जनजातीय ग्रामोत्कर्ष अभियान और पीएम जन्मोत्सव योजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश भर में स्थापित 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के माध्यम से लगभग 16 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है।
10 वर्ष में आदिवासी बहुल इलाकों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़े स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जनजातीय विरासत को सहेजने के लिए भी मेरी सरकार ने अनेक कदम उठाए। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का पर्व पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय सदस्यों, विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण कसौटी देश का संतुलित विकास है। किसी क्षेत्रों में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि वे विकास में पीछे छूट गए हैं। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इन्हीं भावनाओं को समझा, उनके दिल से दूरियों का भाव समाप्त किया। अधिक शांति समझौते को कर सरकार ने अनेक गुटों को शांति के मार्ग से जोड़ने का काम किया। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की संभावना को देख सके, इस दिशा में पहले अष्टलोक महोत्सव का आयोजन किया गया है। विकास के साथ सरकार ने देश के पूर्वोत्तर यानी पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होगी। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में विकास की कई परियोजनाएं प्रारंभ कर उन्हें राष्ट्र की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और उसे 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया वातावरण बना है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माननीय सदस्यों, राष्ट्रीय समाज की सफलता समावेशी एवं सर्वस्पर्शी तभी होती है जो सिद्धांतों से प्रेरित हो। इसलिए मेरी सरकार ने उन मौलिक सिद्धांतों को हमेशा अपनी कार्यनीति के केंद्र में रखा, जिनका निर्देश हमारे संविधान ने दिया है। संविधान के आलोक में मेरी सरकार की प्रमुख सैद्धांतिक प्रेरणा है सेवा। मेरी सरकार मानती है कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा ही सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। इस दिशा में सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। समाज के पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों को आसान लोन मुहैया कराने के लिए पीएम सूर्य योजना का विस्तार किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए 1 करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किए गए हैं। स्वच्छता सैनिकों के लिए चलाई जा रही नमस्ते योजना का विस्तार कर आप स्वच्छता का बीड़ा उठाने वाले भाई बहनों को भी इसमें शामिल किया गया है। विकसित भारत की यात्रा में कोई भी छूटने ना पाए, इस ध्येय के अनुरूप मेरी सरकार सचेतन अप्रोच के साथ काम कर रही है। माननीय सदस्यों, बीता दशक भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनः जागरण का दशक रहा है। हम अपनी विरासत पर गर्व और विकास के प्रति समर्पण के साथ ऐसा भविष्य गढ़ रहे हैं जहां संस्कृति और प्रगति साथ साथ आगे बढ़े।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाएं। उन्होंने कहा था कि सच्चा राष्ट्रवाद केवल भारत की भौतिक एकता नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में है। इसी कड़ी में भगवान महावीर का 2550वें निर्माण महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया है। देश ने उत्साह से संत मीराबाई की 525वीं जयंती भी मनाई। महाकवि संत तोड़ुबल्लभ की स्मृति में कई देशों में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजन करके देश की एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, हमारी पांडुलिपियां यहाँ हमारी धरोहर है। इनमें विशाल ज्ञान समाहित है जिसका मानव जाति के लाभ के लिए अध्ययन, शोध और उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन और संरक्षण का कार्य मिशन मोड पर प्रारंभ किया जा रहा है। देश की विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारी समृद्ध भाषा संस्कृति है। मुझे खुशी है कि सरकार ने असमी, मराठी, पाली, प्राकृत और बांग्ला भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। भारत की सभी भाषाओं में सरलता से संवाद के लिए AI की सहायता से भाषी प्लेटफॉर्म का देशवासी व्यापक उपयोग कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के प्रयासों से आज विश्व के सांस्कृतिक मंच पर भारत ने ग्लोबल लीडर की पहचान बनाई है। सभी एशियाई बौद्ध देशों को आपस में जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने पहली एशियाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हेरिटेज कमेटी की बैठक का आयोजन भी भारत में हुआ जिसमें 140 देशों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरा विश्व आज भारत की योग परंपरा को अंगीकार कर रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रगति की भव्य इमारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है। भारत के विकास के लिए मेरी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के ऐसे 3 मजबूत स्तंभ बनाए हैं। आज ये सब पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का पर्याय बन गए हैं। सरकार ने संविधान के लागू होने से पहले बने कानूनों की विस्तृत समीक्षा की है। कई कानूनों को निरस्त या संशोधन किया जा रहा है ताकि पूरा तंत्र वर्तमान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके। सरकार अब तक 1500 से अधिक पुराने और आवश्यक कानूनों को निरस्त कर चुके हैं। गुलामी के कानूनों को हटाकर दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता लागू की गई है। जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ मेरी सरकार जनता का जीवन सुगम बनाने पर कार्य कर रही है। विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास की पहल की गई है। इसी भावना के साथ सरकार ने 40,000 से अधिक नियमों का कोमिया सरल किया है और 3500 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया है। मेरी सरकार ने देश के अत्यंत पिछड़े इलाकों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ कर सुशासन का एक अनूठा प्रयोग किया है। इस कार्यक्रम से इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विभिन्न मापदंडों में उल्लेखनीय प्रगति हुई।
यूएनडीपी की एक रिपोर्ट में इस पहल की बहुत सराहना की गई है। इस सफलता से प्रेरित होकर आप देश के 500 आकांक्षा ब्लॉक में भी समग्र विकास हेतु अभियान प्रारंभ किए। सुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आई गॉट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे सरकारी कर्मियों को अपनी दक्षता बढ़ाकर कर्मयोगी बनाने का प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 1700 पाठ्यक्रम उपलब्ध है और अब तो 2 करोड़ से अधिक प्रशिक्षण पूर्ण किए गए। सदस्यों, इस वर्ष देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। उनकी प्रेरणा से मेरी सरकार राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। हम मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़े हैं। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐतिहासिक पल में देश में बने 2 युद्धपोतों और 1 पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। देश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना और डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर हम आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को मजबूती दे रहे हैं। सीमाओं की रक्षा के साथ साथ देश के सीमावर्ती क्षेत्र का विकास भी हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। सीमा क्षेत्र की सड़कें और अटल टनल, सेला टनल, सोनमर्ग टनल जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रक्षा और पर्यटन का बढ़ावा मिला है। सीमा पर स्थित देश के प्रथम गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए के अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब 38 तक आ गई है। माननीय सदस्यगण, वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का स्तंभ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। चाहे G7 समिट हो या क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ हो या G20, भारत के सामर्थ्य, नीति और नियत पर पूरे विश्व ने भरोसा जताया है। बड़े से बड़े वैश्विक मंच पर भी भारत अपने हितों को मजबूत के साथ आगे रखता है। G20 का सफल आयोजन और दिल्ली डिक्लेरेशन इसका उदाहरण है। तीसरी ग्लोबल साउथ समिट, भारत एशियन समिट और भारत करिकम समिट में हमने ग्लोबल साउथ से जुड़े विषयों को अभिव्यक्ति दी। हमने समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत का विजन ऑफ फ्यूचर रखा है। इसी माह में मेरी सरकार द्वारा भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रवासी भाई बहनों के सुविधा सहूलियत हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए 6 नए दूतावास और 4 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है। विश्व बंधु की छवि मजबूत करते हुए विश्व में कोई आपदाग्रस्त इलाकों में भारत ने तुरंत सहायता भरा हाथ बढ़ाया। भारत के
नए देशों के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा किया है और जन औषधि केंद्रों स्थापित कर दिए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वर्तमान के साथ ही आगे वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय ले रही है। हम देश को ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स की तरफ ले जा रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बीते 6 महीने में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया की लागत से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक 7.5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की जा चुकी है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ी है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। हम परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। मेरी सरकार वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है ताकि पुराने वाहनों का वैज्ञानिक तकनीकी से निपटारा हो और इससे भी रोजगार के नए अवसर सृजित हो। इसी क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रारंभ किया गया। इस पहल में करोड़ों देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान की पूरी विश्व में सराहना की गई है। माननीय सदस्यगण, हमारे भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है, वो है भारत। हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित ले। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श है और सरदार पटेल जी जैसे माँ भारती की संतानों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुए एकता के इस सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। विकास भी विरासत भी के साथ। Honorable members, I seek to read some parts from the English version of Honorable President's address, and the rest may be considered as read. Just 2 months ago, we celebrated the 75th anniversary of adoption of our Constitution
And only a few days ago, the Indian Republic completed 75 years of its journey. Mahakumbh is a festival of India's cultural tradition and social consciousness. I express my sorrow over the unfortunate incident that occurred on Moni Amavasya and wish for the speedy recovery of the injured. To ensure that the journey towards Viksit Bharat continues to be guided by the ideals of our Constitution, the government has placed 4 key principles: service, good governance, prosperity, and pride at the core of governance. Initiatives like construction of 12 crore toilets under Swachh Bharat Abhiyan, 10 crore free LPG gas connections under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, ration for 80 crore needy citizens, the Subhagya Yojana, and the Jal Jeevan Mission have given the poor the confidence that they can live with dignity. Due to such efforts, 25 crore people have overcome poverty and moving forward in life. Honorable members, it is a matter of pride for the Parliament that India's daughters are now flying fighter jets, joining the police force, and leading corporate companies. Following my government decision, girls have entered and started enrolling in national military schools and National Defense Academy as cadets. Our daughters are also making the nation proud by winning medals in the Olympics. An internship program for 1 crore youth will provide them with hands-on experience in real-world work environment. In the QS World Future Skill Index 2025, India has risen to the 2nd place globally. Showcasing our leadership in artificial intelligence and digital technology, adoption in the future of work category. Similarly, India's rank in the Global Innovation Index has improved significantly, moving up from 76th to 39th position. For enhancing the ease of doing research, the One Nation, One Subscription scheme has recently been introduced, offering free access to international research materials. The inauguration of the new Nalanda University campus has revived India's ancient glory in education. Honorable members, the day is not far when an Indian citizen will travel to space aboard the indigenously developed Gaganyaan spacecraft. India's teams, whether at the Olympics or Paralympics, have consistently delivered outstanding performances. Recently, India also achieved remarkable success at the World Chess Championship. My government has utilized digital technology as a tool for social justice and equality. Digital payments are no longer confined to select individuals or classes. Today, even the smallest shopkeepers in India benefit from this facility. My government is continuously working to ensure competence
in cyber security. As a result of these efforts, India has achieved Tier 1 status in the Global Cyber Security Status and Index. Honorable members, 10 years ago, the budget for CAPEX was around 2 lakh crore rupees, which has now increased to over 11 lakh crore rupees in the last budget. I am pleased to inform you that Udhampur, Srinagar, Baramulla rail link project has been completed, connecting the nation from Kashmir to Kanyakumari through the railway line. Under this ambitious project, the Chenab Bridge has been constructed, which is the highest railway bridge in the world. Honorable members, metro projects in Delhi, Pune, Thane, and Bengaluru, along with the recently launched Namo Bharat rapid rail services on the Ahmedabad-Bhuj route, are shaping the cities of a Viksit Bharat. Just a few weeks ago, work began on Rithala-Narela-Kundli corridor in Delhi, which will be one of the major sections of the Delhi metro network. In 2014, the total metro network in Delhi NCR was less than 200 kilometers. Now it is more than doubled. Additionally, the decision to deploy 52,000 electric buses in the country at an estimated cost of 8,000 crore rupees will provide smooth and clean urban transportation. Honorable members, through telemedicine, over 30 crore e-teleconsultations have provided healthcare benefit to our citizens. The government is also working on creating 75,000 new seats in medical colleges over the next 5 years. Honorable members, today, India is the largest producer of milk, pulses, and spices in the world. The government has consistently increased the minimum support price for both Kharif and Rabi crops. In the past 6 months, 109 climate-resilient, biofortified, and high-yielding advanced crop varieties have been released to farmers. A national mission is also being implemented to promote natural farming. The year 2025 is being celebrated as the International Year of Cooperatives, and India will play a significant role in this global initiative. Honorable members, nearly 1.25 lakh tribal children are receiving quality education through more than 470 Eklavya model residential schools. In the last 10 years, 30 new medical colleges have been established in tribal-dominated areas. This year, the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda is being celebrated across the country as Janjatiya Gaurav Divas. Honorable members, to showcase the potential of 8 states of the Northeast to the entire country, the first ever Ashtalakshmi Mahotsav was organized. Honorable members, after the abrogation of Article 370, there is a conducive environment for development of Jammu and Kashmir.
the Lok Sabha and Vidhan Sabha elections were conducted in a peaceful manner in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir deserve commendation for this remarkable achievement. Honorable members, this year we will celebrate the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who said, and I quote, "True nationalism lies not only in the physical unity of India, but in strengthening its cultural unity," unquote. My government is promoting national unity through cultural initiatives like Kashi Tamil Sangam, Kashi Telugu Sangam, and Saurashtra Tamil Sangam. By removing colonial era laws, a Nyaya Sanhita has been introduced in place of the penal code. My government has initiated the Aspirational Districts program in the country's most backward areas, implementing a unique experiment in good governance. A UNDP report has praised this initiative. Inspired by this success, the government has now launched a campaign for the holistic development of 500 aspirational blocks. Honorable members, this year the country is celebrating the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Inspired by his vision, my government is moving ahead with the principle of Nation First. Roads in border areas, along with modern infrastructure like the Atal Tunnel, Sela Tunnel, and Sonmarg Tunnel, have enhanced both defense capabilities and tourism. The Vibrant Villages program has been launched in the country's first villages located along the border. The final phase of eliminating left-wing extremism has also begun. Due to the government's efforts, the number of districts affected by left-wing extremism has been reduced from 126 to 38 only. Honorable members, several significant decisions have been taken in the last 6 months towards achieving the target of 500 gigawatt non-fossil fuel energy capacity by 2030. The Ek Ped Maa Ke Naam campaign launched on World Environment Day 2024. Millions of citizens have enthusiastically participated, and this initiative has been appreciated worldwide. We have diverse states, diverse regions, and diverse languages. Yet, as one nation, we have only one identity, Bharat. And we have only one resolution, one goal, Viksit Bharat. When we move forward together, our future generations will surely witness a developed, empowered, capable, and prosperous Bharat in 2047. Jai Hind.
सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे संसद भवन परिसर से संयुक्त सत्र को संबोधित करने के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए संसद भवन परिसर से प्रस्थान करती हुई और उनके अभिभाषण के बाद उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी का भी संबोधन हुआ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं माननीय सांसद गण खड़े होकर उनका अभिवादन करते हुए।